Hello everyone and good morning to my first lecture of Benami Property Transaction Act 1988. सॉरी मैंने क्या बोला? बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट। ओ एक्ट का नाम क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट। जो गलती मैंने की, मैंने इंटेंशनली करी। आप लोग एग्जाम में मत करके आना। अगर आप एग्जाम में सेक्शन कोट कर रहे हो, एक्ट का नाम लिख रहे हो, तो प्रोहिबिशन वर्ड लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर आप प्रोहिबिशन वर्ड लिखना भूल गए तो आपने लॉ का पूरा स्पिरिट ही चेंज कर दिया और एग्जामिनर आपको 0 दे देगा। ठीक है, आज से हम शुरू करेंगे प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। तो अब मुझे सबसे पहले समझने की जरूरत है एक्ट के नाम को। प्रोहिबिशन मतलब अलाउड नहीं है, ट्रांजैक्शन मतलब नॉर्मल ट्रांजैक्शन। इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। कौन से? बेनामी और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की अलग से डेफिनेशन दी है एक्ट के अंदर। अभी का उसे हम पढ़ेंगे, उसे हम डेफिनेटली पढ़ेंगे। अभी का आप इसको समझ लो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। मेरे बैलेंस शीट के असेट साइड में जितने असेट्स मैं लिखता हूं, जितने भी कॉपीराइट, कैश इन हैंड, शेयर्स, डिवेंचर्स, एनीथिंग जो भी है, डेटर्स, वो सब हो गए प्रॉपर्टी। अब है बेनामी। बेनामी क्या होता है? नाम से क्या लगता है बेनामी? बेनामी जिसका नाम ही नहीं है, या फिर जिसका नाम है लेकिन वो नाम गलत है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं सेशन की शुरुआत करने के लिए, तो आपको थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट आ जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, फिर हम डीप में जाके पढ़ेंगे। एक एज यूजुअल मेरा फेवरेट एग्जांपल फार्म है। कितने का? 100 एकड़। ठीक है, 100 एकड़ का एक फार्म है। मेरा बॉस है मिस्टर बॉस। ठीक है, मैं सुगम इज अ सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है, मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मेरी ज्यादा सैलरी नहीं है। मेरा बॉस जो है ना, ये बहुत रिच फैट मैन है, मैं एकदम गरीब। ठीक है, ये आंसू और ये हंस रहा है। रिच फैट मैन है, मैं गरीब, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन मेरे बॉस के पास बहुत पैसा है, बहुत कैश है। उसने क्या किया ना, उसने खुद का इनकम टैक्स बचाने के लिए, खुद की टैक्स प्लानिंग करने के लिए मुझे पैसे दिए, या फिर मुझे पैसे ना देते हुए उसने एक ये फार्म खरीदा 100 एकर्स का, लेकिन रजिस्ट्री इसके नाम पे नहीं हुई, रजिस्ट्री हुई मेरे नाम पे। समझ रहे हो? ठीक है, उसने एक फार्म खरीदा, पैसे उसने दिए, लेकिन रजिस्ट्री मेरे नाम पे हुई। अब मेरे और मेरे बॉस में आई एम वेरी लॉयल टू माय बॉस। तो मेरा बॉस जब भी बोलेगा भाई तू आके ये कागज है, तू यहाँ पे साइन कर दे अपनी, मैं साइन कर दूंगा, जब फार्म बिक जाएगा, जब उसको बेचना रहा और वो पैसे वो ले जाएगा। तो इस तरह से ये लोग जो रिच फैट लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, वो अपना पैसा पार्क करते हैं बेनामी प्रॉपर्टीज में। तो इस केस में ये जो फार्म है, इसे हम बोलेंगे बेनामी प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? बेनामी प्रॉपर्टी। ये हो गया बेनामीदार और ये हो गया बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, ये 3 वर्ड ध्यान रखना। ठीक है, मरे तब तक ध्यान रखना ये 3 वर्ड, या फिर जब तक पास नहीं हो जाते तब तक याद रखना। ये प्रॉपर्टी हो गई बेनामी प्रॉपर्टी। सुगम जाजू मतलब जिसके नाम पे जमीन है वो हो गया बेनामीदार, और जिसने एक्चुअल पैसा दिया है मेरा बॉस, वो हो गया मेरा बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, अब हम एक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले वो बोल रहा है, पहले पैराग्राफ में बोल रहा है कि बेनामी वर्ड पर्शियन टर्म है वगैरह वगैरह वगैरह। दिस इज यूज्ड टू पार्क, गवर्नमेंट से टैक्सेस से बचने के लिए ये किया जाता है। फिर सेकंड पैराग्राफ में वो टाइटल वगैरह डिफाइन कर रहे हैं, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर थर्ड पैराग्राफ की एकदम लास्ट लाइन देखो, मोस्ट ऑफ द बेनामी डीलिंग्स आर इलीगल इन नेचर। ठीक है, क्योंकि ये लीगल हो ही नहीं सकती ना, मैं मेरा पैसा देके किसी और के नाम से क्यों खरीदूंगा? जब मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं, मेरा पैसा टैक्स बचाने की कोशिश कर रहा हूं, तभी होगा। आर इलीगल इन नेचर, हेंस गॉट अ जुडिशियल रिकॉग्निशन। ये एक्ट कहां लगता है याद रखना, ये प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट लगता है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है,
अब क्या हुआ था ना, 2016 में ये एक्ट आया था एक्चुअल में 1988 में, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया 2016 में। इसकी भी खत्म होगी। 2016 में इसका एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया। ये ना 1988 में इसके पास कोई पावर नहीं थी, इस एक्ट के पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन 2016 में जो अमेंडमेंट लाई है मोदी सरकार, जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाई है, उसमें इसको पावर मिल गई। पावर क्या मिली, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, वो लास्ट सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। With the view of providing effective regime, the amended law empowers which can be eventually confiscated. पहली पावर थी कॉन्फिस्केशन, ठीक है। दूसरी पावर थी जेल अप टू 1 ईयर टू 7 ईयर। तीसरी पावर इनको मिली 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, रट लेना, फेयर मार्केट वैल्यू फाइन, ठीक है। अब 2016 में बेनामी प्रॉपर्टी अगर आपकी प्रूव हो जाती है तो इतने बड़े बड़े चार्जेस लग जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है और प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन तो हो गई। उस वजह से 2016 के बाद से इस एक्ट की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बढ़ गई। द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2016, ठीक है। सब कुछ प्लान था। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 8 नवंबर, उसके जस्ट पहले 1 नवंबर 2016 को ये एक्ट आया। आफ्टर कमिंग इनटू इफेक्ट द अमेंडमेंट एक्ट, द एग्जिस्टिंग बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 पुराना वाला shall be renamed as Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988 PVPT Act। सेवरल बेनामी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडिंग वगैरह वगैरह इन्होंने पकड़े थे। उसके बाद में बोल रहे कि जो इस पीबीपीटी मतलब बेनामी प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी वो वही होगी जो पीएमएलए की होगी। पीएमएलए की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी है, याद रखना, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ठीक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पीएमएलए की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, और ये जो एक्ट है पीबीपीटी, इसकी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वही होगी। अपीलेंट ट्रिब्यूनल भी जो पीएमएलए का है उसी के साथ पीबीपीटी भी शेयर करेगा, ठीक है। लिख के रखो, अपीलेंट ट्रिब्यूनल और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये सिर्फ दो है पीएमएलए की। बाकी के जो नीचे के ऑफिसर्स है वो इनकम टैक्स से उठाए हैं इन्होंने। सो अगर आप सेकंड पैराग्राफ की लास्ट थर्ड सेकंड लाइन पढ़ते हो, इनकम टैक्स अथॉरिटी सच एज इनिशिएटिंग ऑफिसर, अप्रूविंग अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर शाल बी नोटिफाइड फॉर पीबीपीटी। मतलब कि जो इनकम टैक्स की ऑफिसर है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सॉरी अप्रूविंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग नहीं, अप्रूविंग अथॉरिटी जो एडमिनिस्ट्रेटर है इनकम टैक्स का, वही पीएमएलए में पीवीपीटी में भी काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेनामी प्रॉपर्टी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। मैं पढ़ता हूं, सुनो। बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स, ठीक है, मीन्स को बॉक्स कर लेना, सिर्फ यही बेनामी प्रॉपर्टी रहेगी। एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन and also includes the proceed of rent, sorry proceeds of such property। वो सेकंड एंड के बाद का तो सेकंड पार्ट है, लेकिन जो पहला पार्ट है उसमें बोल दिया उसने सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। अब इसके लिए हमें पहले बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन समझनी होगी, जो कि है मेरी 2 सबसेक्शन 9, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगी, सेक्शन भी हर जगह कोट करना है, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं। अरे एक चीज बोलना मैं भूल गया, ये जो है कॉन्फिस्केशन जेल फ्रॉम 1 ईयर टू 7 ईयर और फाइन ऑफ 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, ये फर्स्ट पेज के ऊपर कहीं पे लिख के रखो, जैसे मैंने लिख रखा है ना, अब दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो अज्यूम कर लेना, ये ऊपर की जो मार्जिन होती है ना वहां पे आप तीनों लिख के रखो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, उसके ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है।
ओके, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है? बेनामी ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट। अगर आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं किया, उसको इनडायरेक्टली एक अरेंजमेंट का रूप दिया, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन से हटके आपने कुछ ऐसा अरेंज किया जिस वजह से वो लग नहीं रहा है कि ट्रांजैक्शन है, लेकिन वो भी हम यहां पे कवर करेंगे, ठीक है। अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू और is held by a person and the consideration for such property has been provided or paid by another person। वही वाला, मैं गरीब, एक खेत है 100 एकड़ का, मेरा बॉस जो है वो अमीर, ये मैंने खरीदा लेकिन कंसीडरेशन किसने दिया? ठीक है, खेत मैंने खरीदा लेकिन कंसीडरेशन मेरे बॉस ने दिया। ऐसा कोई भी दे सकता है। मान लो मेरे भैया ने कंसीडरेशन दे दिया, ठीक है, और अभी का अज्यूम करो कि जो प्रॉपर्टी है सिर्फ मेरे नाम पे, जॉइंट ओनर्स नहीं है, प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे नाम पे, लेकिन मेरे भैया ने कंसीडरेशन दिया तो भी बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं जॉइंट ओनर्स क्यों नहीं बोला, आप देखते हैं, 1 मिनट में देखेंगे। देन ये हो गया ए, ऐसा हर केस में इट विल बी अ बेनामी प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल है ये वाला। बी, द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ अ पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट, लेकिन ये अगर ये बी में बोल रहे हैं कि मान लो सुगम की जो प्रॉपर्टी सुगम ने ली है, सुगम के नाम पे है, लेकिन कंसिडरेशन इसने पे किया, लेकिन ये प्रॉपर्टी इसके बेनिफिट के लिए खरीदी है, जो फैट गाय है मेरा बॉस, उसके बेनिफिट के लिए खरीदी है, ठीक है। अगर उसके बेनिफिट के लिए खरीदी है तो भी ये बेनामी प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस दे दिए उन्होंने, इसके कुछ एक्सेप्शंस दे दिए। अब हमको एक्सेप्शंस देखते हैं। अ कर्ता और अ मेंबर, तो वो ए के बाजू में आप HUF ऐसा बड़ा सा लिख दो, पूरा जो ए के बाजू में मार्जिन हाईलाइट हो जाएगा ओपन बुक एग्जाम में। तो अ कर्ता और अ मेंबर ऑफ HUF एज द केस में बी एंड प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द बेनिफिट और बेनिफिट ऑफ मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इज हेल्ड बाय कोई HUF का मेंबर या फिर कर्ता, ठीक है। हेल्ड अ प्रॉपर्टी, अ कर्ता और मेंबर ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ फैमिली। ये जो फैमिली है, इसमें बहुत सारी फैमिलीज है, मतलब एक ही फैमिली है, उसके अलग अलग मेंबर है। ये प्रॉपर्टी HUF के कर्ता के नाम से है, लेकिन HUF के किसी मेंबर के नाम से है। पेमेंट किसी एक पर्सन ने किया, ये पेमेंट HUF ने किया, लेकिन इसका बेनिफिट पूरी फैमिली को होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना, पेमेंट किसी एक पर्सन ने किया, HUF ने किया, HUF के मेंबर ने किया, प्रॉपर्टी सिर्फ किसी HUF के मेंबर के नाम पे है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है ना वो पूरा फैमिली को जाने वाला है, तो हम इसे बेनामी नहीं मानेंगे। ये एक्सेप्शन में दे दिया, लेकिन उसमें ना एक सॉरी मैंने एक चीज गलत बोल दी। यहाँ पे जो कंसीडरेशन है ना वो सिर्फ HUF ने देना चाहिए, ठीक है। आई टेक माय वर्ड्स बैक। यहाँ पे जो कंसीडरेशन है वो सिर्फ HUF के अकाउंट से जाना चाहिए, कंसीडरेशन सिर्फ HUF के अकाउंट से जाना चाहिए। फिर ये भले ही प्रॉपर्टी HUF के कर्ता के नाम से हो, किसी के भी मेंबर के नाम से हो, लेकिन फैमिली के बेनिफिट के लिए है, ठीक है। पूरी स्टोरी वापस सुनो। HUF के अकाउंट से एक प्रॉपर्टी ली, 100 एकड़ का खेत कर्ता के नाम से, लेकिन जो इसके प्रोसीड्स है ये ली है पूरी फैमिली के बेनिफिट के लिए, तो हम इसे बेनामी नहीं मानेंगे। तीनों चीजें कंप्लाई होनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें? पेमेंट HUF के अकाउंट से होना चाहिए, सेकंड या तो मेंबर के नाम पे हो या कर्ता के नाम पे हो, फैमिली के बाहर के किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं चलेगी। तीसरी चीज, ये फैमिली के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, मेरा लेक्चर 1.25 पे मत देखना, मैं ऑलरेडी 1.25 पे पढ़ा रहा हूं क्योंकि, ठीक है।
तो तीन चीजें तीनों अगर पूरी होती है तो ये एक्सेप्शन मिलेगा। चौथी कंडीशन एक और है, लेकिन ये ब्लैंकेट कंडीशन है, ये हर जगह अप्लाई होगी। जो कंसीडरेशन है ना, ये नोन सोर्स से आना चाहिए। थक गया। ये नोन सोर्स से आना चाहिए, ठीक है। अगर कंसीडरेशन नोन सोर्स है, नोन मतलब कि मैंने उसको इनकम को मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज किया है, या फिर मैंने उसको मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया है, अगर डिस्क्लोज्ड है, इनकम डिस्क्लोज्ड है, तो इट इज नोन एज नोन सोर्स। मतलब कि अगर वहां से आती है तो मुझे एक्सेप्शन मिल जाएगा। चार कंडीशन, नोन सोर्स से आनी चाहिए, एचयूएफ के अकाउंट से, एचयूएफ में कंसीडरेशन देना चाहिए, मतलब कि अकाउंट से पैसा जाना चाहिए। उसके बाद में किसी फैमिली मेंबर या कर्ता के नाम पे होनी चाहिए प्रॉपर्टी, और फैमिली के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती है तो एक्सेप्शन मिलेगा। अगर एक कंडीशन में फुलफिल नहीं हो तो एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। मान लो पैसा अननोन सोर्स से आया, लेकिन ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, हम इसको बेनामी प्रॉपर्टी मानेंगे। मैं एग्जम्पशन मिलेगा मतलब बोल रहा हूं मैं, जो 100 एकड़ का खेत है ना प्रॉपर्टी, इसको हम बेनामी प्रॉपर्टी इन केसेस में नहीं मानेंगे अगर चारों कंडीशन पूरी हो गई। मान लो कि एचयूएफ के अकाउंट से पैसा गया, लेकिन सिर्फ कर्ता के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी है, तो भी हम इसे बेनामी प्रॉपर्टी मानेंगे, क्योंकि मेरी ये फैमिली वाली कंडीशन मिस हो गई, फुलफिल नहीं हुई। ऐसी उन्होंने तीन और कंडीशन दी है। देखते हैं हम सब क्लॉज 2। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, मतलब किसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब कि मैं जो दिख रहा हूं वो नहीं हूं, मैं किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो होगी फिड्यूशियरी कैपेसिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन टुवर्ड्स हुम ही इज स्टैंडिंग। एक एग्जांपल क्या होता है, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, पार्टनर, डायरेक्टर ऑफ कंपनी। कंपनी खुद तो चल के आ नहीं सकती, तो उसके डायरेक्टर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिपॉजिटर, जैसे कि अपना जीरोदा हो गया, उसके बाद में जो एंजल ब्रोकिंग, ये सारे हो गए मेरे डिपॉजिटर। और पार्टिसिपेंट्स एज एजेंट और डिपॉजिटर अंडर डिपॉजिटरीज एक्ट, और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्सन, ठीक है। मतलब जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में पर्सन स्टैंड कर रहा है, उसे ये एग्जम्पशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। हाँ, मतलब कि ये जो ट्रांजैक्शन फिड्यूशियरी कैपेसिटी में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मतलब कि मेरा भाई है ऑस्ट्रेलिया में, उसने मुझे उसका एजेंट बना दिया, मान ले, ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी वगैरह सारी एजेंट बना लिया, और यहाँ पे प्रॉपर्टी है, पैसा उसने दिया, लेकिन रजिस्ट्री मेरे नाम पे, तुम उसको बेनामी नहीं बोलोगे। तुम अगर सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ रहे हो तो तुम बोलोगे हाँ सर ये भैया ये तो बेनामी है, पैसा इसने दिया, इसके नाम पे बेनामी नहीं। ये एग्जम्पशन देता है, एक्सेप्शन देता है कि अगर मेरा एजेंट है, मैं मेरे भाई को रिप्रेजेंट करता हूं जो ऑस्ट्रेलिया में, वो इंडिया नहीं आ सकता, इसलिए मुझे एग्जम्पशन दिया है, तो सरकार बोलती है ठीक है, इसे हम बेनामी नहीं मानेंगे। थर्ड, एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस, पति के नाम पे, पत्नी के नाम पे, और इन द नेम ऑफ एनी चाइल्ड ऑफ सच इंडिविजुअल, एंड द कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रोवाइडेड आउट ऑफ नॉन सोर्सेस ऑफ द इंडिविजुअल। इसके साइड में लिख के रखना कि यहाँ पे मम्मी पापा को इंक्लूड नहीं किया है। बच्चों आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए साइड में लिखना कि मदर फादर नॉट इंक्लूडेड। साइड में एक और कमेंट लिखो स्टार मार्क के कि जॉइंट ओनरशिप नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, लिख के रखो, बताऊंगा क्यों बोल रहा हूं, लेकिन लिखो जॉइंट ओनरशिप नॉट रिक्वायर्ड। इसमें भी क्या बोल रहे हैं कि मैं मेरी वाइफ के नाम पे, मेरी वाइफ मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीद रही, पैसा खुद दे रही, तो भी हम इसे बेनामी नहीं मानेंगे। या मैं मेरे बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, पैसा मैं दे रहा हूं, तो भी इस ट्रांजैक्शन को हम बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि सीधा एग्जम्पशन बोलता है। लेकिन मैं जो पैसा दे रहा हूं ना, या मेरी वाइफ जो पैसा दे रही है, इट शुड बी आउट ऑफ नोन सोर्सेस, डिस्क्लोज्ड सोर्सेस। इलीगल तरीके से पैसा कमाया हुआ उसका मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं, तो मुझे उसे बेनामी, तो अगर इलीगल तरीके से पैसा कमाए, नोन सोर्सेस नहीं है, ब्राइब मिली, उससे प्रॉपर्टी ले रहा हूं, तो उसे मुझे बेनामी बोलना होगा, ठीक है। मैं मेरे मम्मी के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता हूं, लेकिन वो मेरे नाम पे खरीद सकते हो, ठीक है। ये याद रखना, मदर फादर नॉट इंक्लूडेड, उसके हमने जॉइंट ओनरशिप नॉट रिक्वायर्ड। अब फोर्थ, इसमें समझेगा जॉइंट ओनरशिप की मैं क्यों बात कर रहा हूं। एनी पर्सन इन द नेम ऑफ हिज ब्रदर और सिस्टर और लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा, दादा, परदादा, पर दादा, पर दादा,
जितने भी दादा बन सकते हो उसके अंदर मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों 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 ऐसा मतलब सॉरी ऐसा मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितने भी मेरे लीनियल डिसेंडेंट है, जितने भी मेरे लीनियल असेंडेंट्स है, उसके अंदर मेरे भाई बहन, अगर मैं पैसा देता हूं लेकिन इनके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो इसे भी बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे जॉइंट ओनरशिप लगेगी। तो यहाँ पे जो लिखा है ना जॉइंट ओनरशिप, कहाँ लिखा है, हाँ लिखा है एंड द इंडिविजुअल अपीयर एज जॉइंट ओनर, उसको ऐसा बड़ा सा रेड कलर का बॉक्स बना के रखो, ठीक है। इंडिविजुअल का जॉइंट ओनरशिप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अगर वो नहीं रही तो कुछ नहीं होगा। तो जॉइंट ओनरशिप रहनी चाहिए, उसके बाद में कंसिडरेशन शुड बी पेड आउट ऑफ नोन सोर्स। अगर अननोन सोर्स से कंसिडरेशन पे हो रहा है तो राइट अवे बेनामी है, अगर अननोन सोर्स से कहीं से भी कंसिडरेशन पे रहा है राइट अवे बेनामी है, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, मैं ये पूरा इग्नोर कर रहा हूं, ए बोर्ड को छोड़ दो, ए हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं बी, बी सी डी तीनों बहुत छोटे छोटे। अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरीड आउट इन द फिक्टिशियस नेम। मैंने पैसा दिया, मेरा नाम है सुगम, मैं बोला रजिस्ट्री सुगम के नाम से नहीं अगम के नाम से होगी। अगम कौन, मैं जानता ही नहीं, ऐसे ही मन से मर्जी का नाम है, आधार कार्ड वगैरह भी बनवा लिए, एग्जिस्ट ही नहीं करता है पर्सन, फिड्यूशियरी कैपेसिटी। अगर ऐसा है तो राइट अवे बेनामी, कोई कंडीशन वंडीशन कुछ नहीं, फिक्टिशियस नेम है बेनामी, ठीक है। सी अ ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर और डिनाइज द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। मेरे बॉस ने मेरे नाम से प्रॉपर्टी तो ले ली, मुझे बोला कि यहाँ साइन करते, मैंने साइन भी कर दी, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैं इस ओनर हूं इसका। मेरे को जब सरकार ने आके पूछा, इनकम टैक्स के ऑफिसर ने आके पूछा कि भाई तू इस प्रॉपर्टी का ओनर है, मेरे को तो पता ही नहीं है ना, मेरे को पता ही नहीं। तो अगर ऐसा हो गया तो राइट अवे फिक्टिशियस। A transaction or arrangement in respect where the person is not traceable। एक प्रॉपर्टी है भाई, ये एक प्रॉपर्टी है 100 एकड़ किसी राज के नाम से है, लेकिन ये राज का था पता ही नहीं है, 40 साल हो गए ढूंढ रहा था, पता ही नहीं जिंदा है मर गया, इंडिया में है बाहर है, देश विदेश समुद्र पाताल कुछ नहीं पता। अगर ट्रेसेबल ही नहीं है तो राइट अवे फिक्टिशियस। अब हम लोग देखेंगे एक और एग्जम्पशन। अभी तक हमने कितने एग्जम्पशन देखे, 4। क्लॉज ए सब क्लॉज बी के 4 अलग अलग एग्जम्पशन थे। अब हम 5वां एग्जम्पशन देखने जा रहे हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन शाल नॉट इंक्लूड। 5वां एग्जम्पशन, एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अलाउइंग ऑफ पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड टू इन सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इफ अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर कंसिडरेशन हैज बीन पेड, स्टैम्प ड्यूटी पेड, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड। कुछ नहीं समझ आया है ना, पढ़ने पे कुछ नहीं समझ आया। समझने के लिए पहले समझना होगा 53A ऑफ टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये क्या बोलता है। ये बोलता है, अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, आपने एग्रीमेंट टू सेल ये वर्ड तो सुना होगा, एग्रीमेंट टू परचेस सुना होगा, इसार चिट्ठी हिंदी में बोलते हैं। ये क्या बोलता है कि अगर मान लो सुगम एक घर खरीद रहा है, ठीक है, सुगम एक घर खरीद रहा है, अगम सुगम को बेच रहा है, तो उसमें हमने 1 जनवरी को एग्रीमेंट टू सेल इसार चिट्ठी एग्जीक्यूट कर दी, जिसमें मैंने इसको बोला कि भाई क्या बोला, कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द पर्सन टू हुम पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन अलाउड बट पर्सन हु हैज ग्रांटेड पोजीशन देयरऑफ कंटिन्यूज टू होल्ड द प्रॉपर्टी। मैंने बोला कि भाई तू पैसा ले ले, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, या अभी का आधा पैसा ले ले, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, कुछ भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, पूरा भी पैसा हो सकता है। तो 1 जनवरी को मैंने मनी दे दिया, ठीक है। 53A बोलता है कि जब आपने पैसा दे दिया, इसार चिट्ठी हो गई, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, या आपने पूरा पैसा दे दिया, उसके 3 महीने के अंदर रजिस्ट्री एक्चुअल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। मतलब कि 1 जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च के पहले प्रॉपर्टी अगम सुगम के नाम पे आ जानी चाहिए। मतलब कि 1 मार्च को सुगम ने अगम को पैसा दे दिया। सेक्शन 53A बोलता है कि 1 मार्च को पैसा दिया ना, अब अगम तेरे को 3 महीने के अंदर कभी भी प्रॉपर्टी दे सकता है, ओनरशिप दे सकता है। ये 3 महीने का जो लॉ है वो एक ऐसा टाइम पीरियड देता है कि भाई आप 3 महीने के अंदर अपना सेटलमेंट कर लो। तो अब इस 3 महीनों के बीच की स्थिति क्या है,
सुगम ने कंसिडरेशन दे दिया अगम को, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी का ओनर तो अभी भी अगम है। प्रॉपर्टी अभी सुगम के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई ना इस 3 महीनों में, प्रॉपर्टी का ओनर अभी भी अगम है ना, क्योंकि ओनरशिप 31 मार्च को ट्रांसफर होगी, लॉ खुद ही ये बोल रहा है ना। ओनर अभी भी अगम है, कंसिडरेशन सुगम ने दिया, इसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी आई नहीं अभी तक, पोजीशन मिल गया लेकिन रजिस्ट्रीज के नाम पे नहीं है ना। यहाँ पे हम पोजीशन को नहीं देखते, यहाँ पे हम ओनरशिप को देखते हैं। इनकम टैक्स में हम पोजीशन को देखते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हम ओनरशिप को देखते हैं, पोजीशन को नहीं। तो इन 3 महीनों में ओनरशिप इसके पास है, सुगम के पास है, सुगम ने सिर्फ कंसिडरेशन दिया। तो तुम बोलोगे भैया ये तो हो गई बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि भैया अगम के नाम पे प्रॉपर्टी है, पैसा सुगम ने दिया, तो ये तो पक्का बेनामी ट्रांजैक्शन। मैं बोलूंगा भैया मेरे को 53A में ही तो बोला था, 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं बोला क्या तेरे पास 3 महीने का टाइम है, कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर कर देना, इसलिए भैया हम बैठ गए थे। तो ये गलती ना हो, मतलब कि ऐसा झमेला ना हो, इसलिए बेनामी पीबीबीटी ने खुद ने ही 3 महीने का एग्जम्पशन दे दिया। उसने बोल दिया कि अगर ऐसा 53A जैसी अगर आपकी कंडीशन है तो 3 महीने तक के हम आपका प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, लेकिन उसके बाद हम पक्का इसको बेनामी ट्रांजैक्शन मानेंगे। ठीक है, उसकी 3 कंडीशन दी है, वो एक्चुअल में कंडीशन 53A की ही है। वो कंडीशन ऐसी है कि कंसिडरेशन फॉर दिस प्रॉपर्टी मस्ट हैव बीन पेड, सुगम ने हमको पैसा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं दिया तो पैसा भी अगम के पास, मतलब पैसों का ना जाना भी तो आना है। ठीक है, मतलब ऐसी फालतू का बोलो, ध्यान में देना इस पर। पैसा भी अगम के पास, प्रॉपर्टी भी उसके पास, बेनामी मतलब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ उस केस में। तो पहली कंडीशन है कि सुगम ने अगम को पैसा दे देना चाहिए, सेलर ने परचेसर ने सेलर को पैसा दे देना चाहिए। सेकंड, स्टैम्प ड्यूटी जो है इस ट्रांजैक्शन की वो भर देनी चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर ये केस है तो इस केस में भी हम प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। अब इन्होंने दिए हैं कुछ एग्जांपल्स, हम वो एग्जांपल्स देख लेते हैं। मिस्टर एक्स, अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, परचेज्ड अ फ्लैट फॉर ₹10 लाख इन द जॉइंट नेम ऑफ हिज ब्रदर। याद है ना, एग्जाम्पशन देखा था कि मैंने लिखवाया था मम्मी बच्चों और बीबी के साथ जॉइंट नेम की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रदर और असेंडेंट्स, लीगल डिसेंडेंट्स, इन सबके साथ जॉइंट ओनर की जरूरत है। जो कंसिडरेशन दे रहा है उसका नाम एज ए जॉइंट ओनर होना चाहिए, फिर वो कितने भी परसेंट का जॉइंट ओनर होना चाहिए। इसमें जॉइंट ओनर है तो बेनामी ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं। उसके बाद में सेकंड बोल रहा है मिस्टर एक्स, अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई, परचेज फ्लैट फॉर ₹10 लाख। 5 लाख उसने ओन अकाउंट से दिए और 5 लाख रुपए कैश में दिए। द रजिस्ट्री वॉज डन एट द वैल्यू ऑफ 5 लाख विच वॉज पेड बाय चेक। तो इसमें हम बेनामी नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी 5 लाख रुपए कैश में दिए वो फ्रॉम नॉन सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन अगर इसी केस में 5 लाख रुपए जो दिए वो अननोन सोर्स से होते तो हम इसको 5 लाख रुपए तक की बेनामी प्रॉपर्टी मानते। 5 लाख रुपए तक की मतलब टोटल प्रॉपर्टी 10 लाख, टू द एक्सटेंड ऑफ 5 लाख इट इज बेनामी। मिस्टर एक्स पर एनआरआई परचेज 10 लाख रुपए का फ्लैट, जॉइंट नेम है भाई के साथ, लेकिन जो पैसा दिया वो अननोन सोर्स से है, अननोन सोर्स से, इसलिए ये हो गई बेनामी ट्रांजैक्शन। उसके बाद में अ रेसिडेंट, मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट होल्डिंग प्रॉपर्टी विच इज इन द नेम ऑफ अननोन पर्सन, पर्सन का नाम ही नहीं मालूम, वो हमने देखा था लास्ट में बी वाला फिक्टिशियस पर्सन, तो ये फिर से क्या है? बेनामी। मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट परचेज फ्लैट 10 लाख इन द नेम ऑफ वाइफ फ्रॉम एनआरई अकाउंट, वाइफ के नाम पे खरीदा, जॉइंट ओनरशिप में नहीं खरीदा भाई, जरूरत भी नहीं है। हमने देखा था एग्जम्पशन जॉइंट ओनर सिर्फ भाई बहन और असेंडेंट डिसेंडेंट के साथ जरूरत है, स्पाउस और बच्चों के साथ जॉइंट ओनरशिप की जरूरत नहीं है, तो बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इसके बाद वाला इंटरेस्टिंग है। मिस्टर एक्स अ नॉन रेसिडेंट इंडियन परचेज्ड अ फ्लैट फॉर ₹10 लाख, 5 लाख रुपए जो दिए उसने चेक से दिए खुद के अकाउंट से, 2.5 लाख रुपए कोई दूसरे बंदे के अकाउंट से दिए, लेकिन वो बंदे का अता पता ही नहीं है, और रेस्ट 2.5 लाख रुपए उसने कैश में दिए। जो रजिस्ट्री हुई ना वो 7,50,000 के नाम पे हुई, ठीक है, 7,50,000 अमाउंट पे हुई। 7,50,000 कैसे डिराइव किया हो? जो 5 लाख बैंक से दिए और जो 2.5 लाख चेक से दिए ना, जो कैश में दिए वो कभी भी
रजिस्ट्री वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो चेक जो कैश का होता है ना वो ब्लैक मनी होता है। ठीक है, आपने सुना होगा ब्लैक मनी इज पार्क्ड इनटू रियल एस्टेट। ये ऐसे ही होता है, चेक से हम 10 लाख रुपए देते हैं लेकिन कैश से 5 लाख रुपए देते हैं। प्रॉपर्टी की कीमत मतलब 15 लाख होती है लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में सिर्फ 10 लाख है, इसलिए मैं ओनर को, प्रॉपर्टी के ओनर को 15 लाख देता हूँ लेकिन रजिस्ट्री सिर्फ 10 लाख के नाम पे कराता हूँ और मैं 15 लाख की प्रॉपर्टी हो जाती है मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही रियल एस्टेट में ब्लैक मनी पार्क किया जाता है। तो अब इसका आंसर, सिंस द चेक फॉर ₹2.5 लाख इज फ्रॉम अननोन सोर्स, तो जो 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख को हम बेनामी प्रॉपर्टी बोलेंगे। उसके बाद में बोल रहे हैं कि भैया एक फ्लैट लिया है मिस्टर ए के नाम से लेकिन वो अपनी ओनरशिप ही डिनाई कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे नाम पे फ्लैट ही नहीं है, तो हम फिर से बोल देंगे कि ये बेनामी है। मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट इंडियन सोल्ड अ फ्लैट which was not in the name and was in unknown person name, उसके खुद के नाम पे था ही नहीं, किसी और का फ्लैट ही था, पता नहीं था किसका फ्लैट है, भैया बहुत सालों से ऐसे पड़ा, उठा के बेच दिया, कोई देख रेख नहीं थी, तो कोई देखता नहीं था उस फ्लैट को, मेरे को दिखा, मैंने उठा के बेच दिया। इस ट्रांजैक्शन को भी हम बेनामी ट्रांजैक्शन बोलेंगे। मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट इंडियन परचेज्ड अ फ्लैट फॉर ₹10 लाख एंड पेमेंट वाज मेड बाय अननोन पर्सन, मैंने मेरे नाम से घर खरीदा 10 लाख का लेकिन पैसा किसी और ने दिया, जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, कुछ ने दिया, दे दिया मेरे को, भैया प्रॉपर्टी से मतलब, ये फिर से बेनामी प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप क्लियर। अब इसके बाद में कुछ केस लॉज दिए, हम उसको डिटेल में देखते हैं। थे केस लॉज पर, केस लॉज नहीं, बस वही कि बेनामी प्रॉपर्टी अगर डिटरमाइन करना है तो एक्चुअल में क्या देखना चाहिए। तो judicial pronouncement on the test of determination of Benami transaction. In the matter of Bhim Singh and ANR versus Khan Singh, Supreme Court observed the burden of showing the transfer is a Benami transaction lies on the person who asserts. मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूं कि भैया ये जो इनका ट्रांजैक्शन है बेनामी है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं प्रूव करूं कि ये बेनामी कैसे है। If it is proved that the purchase money came from the person other than person in whose the property is transferred, पैसा मेरे भाई अगम ने दिया, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे खरीदी गई, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इस केस में हम अज्यूम करेंगे कि प्रॉपर्टी इज फॉर द इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ अगम, जिसने पैसा दिया प्रॉपर्टी उसके इनडायरेक्ट बेनिफिट के लिए है। सी ट्रू कैरेक्टर ऑफ ट्रांजैक्शन इज गवर्न्ड बाय इंटेंशन, बस एक ही वर्ड काम का है, इंटेंशन। इंटेंशन को ऐसा बॉक्स बना लो, इंटेंशन ऑफ अ पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड द परचेस मनी, वो अगम जिसने मेरी प्रॉपर्टी के लिए पैसा दिया उसका इंटेंशन क्या है। अगर उसका इंटेंशन साफ है, मतलब कि कलरेबल नहीं है, तो हम इसको बेनामी नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कलरेबल है, उसने कुछ झोल करने के लिए, कुछ छुपाने के लिए उसने बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन किया है, तो हम उसको बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन मानेंगे, बेनामी प्रॉपर्टी मानेंगे। The question as to what his intention is to be decided on the basis of surrounding circumstances। जब ये ट्रांजैक्शन हुआ तब वो किस तिथि में थी, हम लोग किस तिथि में थे, हमारी कंडीशन कैसी थी, सर्कमस्टांसेस कैसे थे, हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स कैसे थे। द मोटिव गवर्निंग द एक्शन, किस कारण से उसने ये किया, उसके बाद में उसके बाद का सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने फिर उसने बोला, उसने पहले प्रॉपर्टी ले ली, फिर उस 5 साल बाद बोलो मुझे बुलाया, बोले साइन कर दे, उसका जो पैसा है वो लेके चले गया, ये हो गया सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ये 4 एक्सेट्रा, इन और ऐसे कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करके हम डिसाइड करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन बेनामी है कि नहीं है। ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ना लिस्ट डाउन किए हैं कि कौन से अलग अलग फैक्टर्स को आपको कंसीडर करने होंगे टू डिसाइड वेदर द ट्रांजैक्शन इज बेनामी और नॉट। एक मिनट, हाँ मैं बस देखने गया था रिकॉर्डिंग शुरू की कि नहीं की। ठीक है, अब सेकंड केस नंबर 2, ओनर्स ऑफ प्रूफ। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ एपेक्स कोर्ट इन द जजमेंट ब्ला 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 reiterated the proposition of law as to owners to establish the बेनामी ट्रांजैक्शन। कुछ नहीं समझ में आया, 3 लाइन में लॉ खत्म कर दिया, उसमें से 1 लाइन का तो नाम ही है ज्यादा। नाम क्या है? सुरसा बालिनी वर्सेस फानिंदर मोहन मजूमदार। ठीक है, ये लॉ की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाता हूँ, सॉरी केस लॉ की थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाता हूँ, आपको बताता हूँ क्या हुआ, आप सुनना, मजा आएगा, सुन के भूल जाना। क्यों? इसको पेंसिल से कट कर दो क्योंकि ये लॉ ऐसा प्रोविजन आ गया एक्ट में ही
जो इस केस लॉ को ओवररूल करता है। क्या हुआ था ना, ये मजूमदार करके जो बंदा था ये कोर्ट में काम करता था, ठीक है। मैंने निकाल के रखा है उसको, मतलब हिस्ट्री गूगल पे से निकाली है। एक्चुअल में पूरा जजमेंट पढ़ के आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, सुन लेना और भूल जाना। जो मजूमदार था वो कोर्ट ऑफ वार्ड में एम्प्लॉय था और उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन थी कि जो कोर्ट ऑफ वार्ड में एम्प्लॉय है वो बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, उसने गुप्ता करके एक बंदा था, क्या नाम बोला मैंने, गुप्ता। अभी तक के सुरसा पाली ने अभी तक के पिक्चर में नहीं है, गुप्ता करके बंदा था। उसने उस गुप्ता के नाम पे एक लॉज खरीदी, वहां पे वो होटल बिजनेस चलाता था, गुप्ता के नाम से खुद नौकरी करता था कोर्ट ऑफ वार्ड में, मतलब कि कोर्ट में नौकरी करता था ऐसा मान लो। फिर क्या हुआ, वो मजूमदार बीमार हो गया, उस वजह से उसको कलकत्ता, ये कलकत्ता में रहता था, दोनों में, लॉज भी कलकत्ता में, नौकरी भी कलकत्ता में करता था। कुछ कारणवश मजूमदार को कलकत्ता छोड़ के जाना पड़ा, तो उसने गुप्ता को क्या बोला कि भाई देख गुप्ता, मैं जा रहा हूं, मेरा जो लॉज का बिजनेस है तेरे नाम पे है, तू देख रेख कर, तू संभाल, तू हिसाब रख, जब मैं आऊंगा तब मुझे वापस दे देना। गुप्ता बोला ठीक है। मजूमदार भैया गए, फिर जब ठीक ठाक होके वापस आए, गुप्ता ने पैसा देने से मना कर दिया। गुप्ता बोला कि होटल अब मेरा है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। तो भैया मजूमदार क्या करे, ठीक है। तो मजूमदार गया कोर्ट में, कोर्ट का जजमेंट आया कि इसमें दो केसेस इंपॉर्टेंट है। पहला कि वो जो होटल है वो बेनामी ट्रांजैक्शन है, और दूसरा वो होटल मजूमदार की है, गुप्ता की नहीं, गुप्ता ने उसको वापस देनी चाहिए कि नहीं। ये दो इश्यू इन्वॉल्व थे और कोर्ट ने बोला कि ये दोनों इश्यूज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इन दोनों का अलग अलग जजमेंट दिया जाएगा, दो बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। रही बात कि वो होटल बेनामी ट्रांजैक्शन है कि नहीं, ये तो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर वो बेनामी ट्रांजैक्शन है भी, बेनामी प्रॉपर्टी है भी, तो भी सिर्फ बेनामी प्रॉपर्टी होने से मैं मजूमदार को अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करने से रोक नहीं सकता, गुप्ता से क्लेम करने से रोक नहीं सकता, ठीक है। इस चीज को भूल जाना, क्योंकि अब इसमें क्रॉस लगा दो, क्योंकि इसको ओवरराइड करता हुआ एक प्रोविजन आ चुका है। अब आप पूछोगे सर मजूमदार तो हमको समझ गए, सेकंड वाला फणींद्र मोहन मजूमदार, लेकिन जो पहली है सुरसा बालिनी, ये कहां है, दूसरा तो गुप्ता बोला आपने, हाँ, तो जो गुप्ता है उसकी ट्रस्टी थी सुरसा बालिनी, मतलब आप समझ लो उसकी एंसेस्ट्रल जो थी वो सुरसा बालिनी थी, तो गुप्ता के बिहाफ में, मतलब उसके जाने के बाद वो केस लड़ रही थी, ठीक है। केस 3, इन एवरी बेनामी ट्रांजैक्शन द इंटेंशन ऑफ पार्टी इज टू असेस, फिर से वही आ गया इंटेंशन, ठीक है। पहले, तीसरे और चौथे तीनों में वो इंटेंशन की बात कर, सेकंड थोड़ा हटके था लेकिन वो ओवरऑल हो चुका है। द ट्रू टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द ट्रांजैक्शन इज बेनामी और नॉट इज टू लुक टू द इंटेंशन ऑफ पार्टीज, whether it is intended to operate in such order that it meant to be colorable, मतलब मैं कुछ चीज को छुपाना चाह रहा हूं, सिर्फ उस वजह से अगर मैं कुछ छुपाने के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन में आ रहा हूं, ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं कि वो बेनामी हो, तो भैया हम उसको बेनामी मान लेंगे, आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि केस 2 जो है वो ओवररूल हो गया, जब मैं आने वाले सेक्शंस पढ़ाऊंगा, जब मैं सेक्शंस पे आऊंगा तब बताऊंगा कि वो क्यों ओवररूल नहीं, क्यों नहीं, वो कहां ओवररूल हुआ है, मैं आपको केस का रेफरेंस भी दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। फिर फोर्थ में वो बोल रहा है द इसेंस ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन इज इंटेंशन ऑफ द पार्टी, फिर से ठीक है वही बात कर ली, लेकिन इसमें एक छोटी सी खास बात की है, एंड ऑफन इंटेंशन इज श्रूड, मतलब छुपाया जाता है बाय थिक वेल विच कैन नॉट बी इजिली परसीव्ड, वेल मतलब पर्दा, मतलब उसको बीच में कुछ ऐसी थिक वेल डाल देते हैं, वो ट्रांजैक्शन ही इसी तरह से करते हैं कि मैं समझ ही नहीं पाता भैया बेनामी है कि नहीं है, ठीक है, मतलब कि पर्दा ऐसा इजीली हटा के मैं देख नहीं सकता हूं, बट सच डिफिकल्टीज डू नॉट रिलीव द पर्सन असर्टिंग द ट्रांजैक्शन टू बी बेनामी ऑफ एनी पार्ट serious onus that rest on him, nor justify the acceptance of mere conjectures, ठीक है, मतलब कि आप लिख के रखो डिक्शनरी मीनिंग, एन ओपिनियन फॉर्म्ड ऑन इनकम्प्लीट इन्फो, conjecturous, an opinion formed on incomplete info, or surmises as the substitute for proof, surmises मतलब कि कुछ है, मतलब कि समथिंग इज ट्रू लेकिन उसका एविडेंस नहीं है, तो होता है ना पिक्चर में, मैंने इसका खून कर दिया लेकिन सारे सबूत मिटा दिए, वो हो गया सरमाइसिस, कि मतलब हाँ भैया सब जानते हैं कि राहुल दीवान ने गाड़ी ठोकी थी, जॉली एलएलबी, सब जानते हैं राहुल दीवान ने गाड़ी ठोकी थी, लैंड क्रूजर थी, लेकिन कोई एविडेंस नहीं, इसलिए राहुल दीवान छूट के जा रहा था अभी तक, वो हो गया सरमाइसिस, ठीक है। राहुल दीवान जॉली एलएलबी 2 एंडिंग का पार्ट था, अक्षय कुमार जो भी था, अक्षय कुमार, अर्नब,
याद नहीं मुझे कौन सा था, अरशद वारसी जो भी था, ठीक है, राहुल दीवान ने गाड़ी थी, वो हो गया सरमाइसिस। सपोज समथिंग इज ट्रू बट उसका एविडेंस नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि मैं मानता हूं कि ये जो एविडेंस है, ये जो व्हाट डू वी से बेनामी ट्रांजैक्शन है, इसके बीच में थिक वेल है, मैं उसको इजीली पियर्स नहीं कर सकता हूं, मैं उसको हटा के देख नहीं सकता हूं, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और सिर्फ एविडेंस नहीं है इस चक्कर में गलत जजमेंट दे दूंगा। मैं जजमेंट तभी दूंगा, भले ही कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, जजमेंट तभी दूंगा जब मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो और उसके एविडेंसेस हो, ठीक है। ये हुई हमारी बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन। हाँ, हम पिछले आधे घंटे से ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं। जी हाँ बच्चों, हम पिछले आधे घंटे से बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं। एक चीज शायद मैं आपको बताना भूल गया, कि बताया मुझे याद नहीं, वापस बताता हूं। बेनामी ट्रांजैक्शन में ना मोड ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मोड ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो ये नहीं बोलता कि आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। इनकम टैक्स को बाजू में रखो, 2 लाख के ऊपर कैश दे सकते कि नहीं दे सकते, अभी थोड़ी देर के लिए उसको बाजू में रखो, लेकिन कैश और बैंक या किस मोड में पेमेंट करना है उससे बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट डील नहीं करता। कंसिडरेशन होना चाहिए कैसे भी दे, ठीक है। फिर इनकम टैक्स आके अपनी बीच में कुछ करेगा तो वो इनकम टैक्स का पार्ट है, बेनामी का नहीं। अब हम पढ़ते हैं बेनामी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। हमने शुरू इसी से की थी, लेकिन वो बीच में बेनामी ट्रांजैक्शन वर्ड आ गया, उस वजह से हम बेनामी ट्रांजैक्शन पे गए थे। अब आ जाते हैं हम बेनामी प्रॉपर्टी। बेनामी प्रॉपर्टी मींस एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन का सब्जेक्ट मैटर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो बेनामी प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर ट्रांजैक्शन ही बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है तो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली बेनामी प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। इसीलिए मैं बेनामी ट्रांजैक्शन के डेफिनेशन पढ़ाते टाइम बहुत सी बार बेनामी प्रॉपर्टी भी वर्ड यूज कर रहा था, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन बेनामी है, ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन है, तो ही मेरी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी होगी, नहीं तो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होगी। Benami property means a property which is subject matter of Benami transaction. Again, means inclusive definition है। Subject matter of Benami transaction मतलब कि वो मुद्दा है, ठीक है। And also includes proceeds from such property। एक घर है, ठीक है, हमने बोल दिया कि ये है बीटी, बैड ट्रिप नहीं, बेनामी ट्रांजैक्शन, लेकिन इसका जो रेंट आ रहा है ना, घर तो बेनामी ट्रांजैक्शन है, इसका जो रेंट आ रहा है हम उसको भी बेनामी ट्रांजैक्शन मानेंगे। शेयर्स है, डिविडेंड आ रहा है, हम उसको भी बेनामी मानेंगे। डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट आ रहा है, हम उसको भी बेनामी मानेंगे। कॉपीराइट है, पेटेंट है, रॉयल्टी आ रही है, हम उसको भी बेनामी मानेंगे। उसका प्रॉपर्टी घर तो बेनामी है ही है, इसका प्रोसीड्स भी बीटी है, बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स अ प्रॉपर्टी विदाउट अ नेम, ये हम देख चुके, वापस नहीं देखेंगे। इन सीआईटी वर्सेस दौलत राम राउतमल, तो इसमें क्या हुआ था ना, हाँ, ये बी करके एक बंदा था, इसके नाम पे थी एक एफडीआर, ओके, बी करके एक बंदा था, उसका नाम ही था बी, इसके नाम पे थी एक एफडीआर, यहां पे थी एक बैंक, इसके पप्पा फादर और एक थी फर्म, ठीक है। तो क्या हुआ था ना, बी के जो पापा थे वो इस फर्म में पार्टनर थे, बी के पापा एक फर्म में पार्टनर थे, बी के नाम पे एफडीआर थी, बी ने बैंक को गारंटी दी अगेंस्ट लोन इश्यूड टू फर्म, समझा। बी के पापा एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थे, बी ने बैंक को गारंटी दी अगेंस्ट एक एफडीआर थी एज ए गारंटी, जिसके अगेंस्ट में बैंक ने वो फर्म को लोन दे दिया। तो ये केस हुआ मेरा सीआईटी वर्सेस क्या नाम है, दौलत राम
राउतमल, सही पढ़ा ना? हाँ, दौलत राम राउतमल। तो इसमें क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने? द ओनर्स ऑफ प्रूविंग दैट अपरेंट was not a real party who claimed it to be so, as it was the department who claimed, so it is responsibility of department to prove it। पहली बात, क्योंकि डिपार्टमेंट क्लेम क्या कर रहा था? दैट द अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, ये एफडीआर का अमाउंट बिलोंग टू रिस्पोंडेंट फर्म। वो बोल रहा था कि ये इसी का है, बट इट इज इशूड इन द नेम ऑफ बी। डिपार्टमेंट इसको बेनामी साबित करने की कोशिश कर रहा था। वो एलिगेशंस क्या लगा रहा था कि ये जो एफडीआर है ये एक्चुअल में फर्म की ही है, जो फर्म बी के नाम पे इश्यू करवा के बैंक को गारंटी दिलवा के खुद को लोन इश्यू करवा रही है, एक्चुअल में फर्म के नाम पे है, लेकिन उसने बेनामी करी है बी के नाम पे। तो वो डिपार्टमेंट चाह रहा था कि सिर्फ इतने से ये प्रूव हो जाए कि भैया ये बेनामी है, लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं, आपको प्रूफ करना होगा कि ये बेनामी है। सिर्फ ये एफडीआर बी के नाम पे इश्यू हुई है, सिर्फ इसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि बेनामी ट्रांजैक्शन है। डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से प्रूफ करना होगा कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन है। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, इस एक्ट की, वो है फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आपको 2016 में जो अमेंडमेंट है उसके हाइलाइट्स याद है, तो पहला था कॉन्फिस्केशन, दूसरा था 1 से 7 साल तक की जेल, तीसरा था 25% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू का फाइन। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू का कैलकुलेशन, सॉरी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने आधा तेरा लिख दिया, लेकिन मैंने बोला था स्टार्टिंग में ऊपर लिख के रखो, आई होप आपने लिख के रखा होगा। फेयर मार्केट वैल्यू का कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी लर्न इन इनकम टैक्स। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स में नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फेयर मार्केट वैल्यू के कैलकुलेशन के ऊपर, और वो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है? वो एक डेफिनेशन है, अभी की वो हम स्किप करते हैं, आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। एक और लेक्चर है प्रॉपर्टी, डेफिनेशन है प्रॉपर्टी की, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने लेक्चर की एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे बैलेंस शीट के असेट साइड में आने वाली सारी चीजें मेरी असेट है, सारी चीजें मेरी प्रॉपर्टी है। असेट तो एनीवेज है, प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी 2 सबसेक्शन 6, प्रॉपर्टी मींस एनी काइंड, कुछ एनी काइंड, मूवेबल इमूवेबल, tangible intangible, corporeal incorporeal, and includes any right or interest or legal documents or instrument। राइट में आ गया आपका कॉपीराइट, पेटेंट, इंटरेस्ट मेरा पार्टनरशिप फर्म में स्टेक है, मेरा कंपनी में स्टेक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे खरीदी, ठीक है? खरीदी मतलब कि लैंड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, फ्लैट डॉक्यूमेंट्स, देन इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर्स evidencing title to or interest in the property where such property is capable of conversion in some other form, then the property in the converted form and also include the proceeds। proceeds तो हमने देख लिया था, घर के अगेंस्ट, घर के अंदर का, घर का जो रेंट आता है उसे हम बेनामी मानेंगे, ये हमने देख लिया था। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, एक लाइन यहाँ पर बड़ी मजेदार लिखी है, and where, last second line, where the property is capable of conversion into some other form, then the property in the converted form। ये लाइन को ना ऐसा हाईलाइट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको, ठीक है? वही 100 एकड़ का खेत था, ठीक है? 2009 में ये बेनामी था, प्रूव नहीं हुआ था, ओनर को पता था कि ये बेनामी है, ठीक है? उसने क्या किया, उसको लगा कि भैया तकलीफ हो सकती है, 2011 में उसने उठा के इसको बेच दिया 1 CR में, किसी को बेच दिया 1 CR में। ये यहां का कैश आ गया उसके पास, मिस्टर ए मान लो, ठीक है? वापस बोलता हूं, मिस्टर ए के पास 100 एकड़ खेत था 2009 में, विच वॉज अ बेनामी, प्रूव नहीं हुआ था। मिस्टर ए को पता था कि हाँ भैया ये बेनामी, मैंने किसी और के नाम पे खरीदा लेकिन पैसा मेरा है। फिर मिस्टर ए को डर लगा, तो मिस्टर ए ने 2011 में वो खेत उठा के बेच दिया 1 करोड़ में, कैश जो भी है वो खुद में रख लिया। अब मान लो 2019, ठीक है? हाइपोथेटिकल नंबर दे रहा हूं मैं, आप ईयर्स कैलकुलेट मत करना। चलो मैं इसको 2018 कर देता हूं, ठीक है? बेनामी ये एक्ट आया 2016 में, उसको डर लग गया, उसको उठा के बेच दिया। तो ये जो लाइन है ना, वेयर द प्रॉपर्टी इज कैपेबल ऑफ कन्वर्जन देन द कन्वर्टेड फॉर्म, वो बोल रही कि 2019 में ये प्रॉपर्टी तो नहीं रही,
ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो नहीं, मिस्टर ए ने भेजी तो मिस्टर ए आके बोलेगा प्रॉपर्टी नहीं है, तो काय का ट्रांजैक्शन, काय की बेनामी प्रॉपर्टी। तो उन्होंने प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर दिया कि अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो इसको जो तुमने कैश में कन्वर्ट किया वो कैश इज अ बेनामी प्रॉपर्टी। अगर मैंने इसको बार्टर एक्सचेंज किया, मैंने इसके अगेंस्ट में कोई दूसरी जमीन ली, दूसरा मैंने फिर से 100 एकड़ का दूसरा खेत ले लिया इसके अगेंस्ट में किसी और के साथ एक्सचेंज करके, वो बोल रहे ये इसमें कन्वर्ट किया ना तुमने, कन्वर्टेड फॉर्म इज अ बेनामी प्रॉपर्टी। ठीक है, वापस पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज कैपेबल ऑफ कन्वर्जन, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी और फॉर्म में, और अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो जिस फॉर्म में कन्वर्ट किया वो भी हो गई आपकी बेनामी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लाइन को हाईलाइट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज कर सकती है इस चीज को लेकर। ठीक है, तो हमने आज के सेक्शन में, आज के